हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी वैम्पायर हॉरर फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो पुरानी नॉस्फेराटू फिल्म से थोड़ी हटकर है। ये एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, मिस्ट्री और वैम्पायर हॉरर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको हॉरर और वैम्पायर स्टोरीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। चलिए शुरू करते हैं और पूरी फिल्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की एलन से। एक ऐसी लड़की जो अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है। अकेलापन उस पर इतना भारी होता है कि रात के अंधेरों में वो रो रो कर दुआ करती है। वो किसी गार्डियन एंजल, किसी स्पिरिट या किसी ऐसी चीज को पुकारती है जो आकर उसका लोनलीनेस खत्म कर दे। लेकिन एलन की आवाज कोई फरिश्ता नहीं सुनता, बल्कि उस अंधेरे से कोई डीमन जाग उठता है। एक अजीब सी आवाज उसे बुलाती है और एलन जैसे किसी चांस में अपने घर से बाहर निकल आती है। वो मखलूक एलन से कहती है कि तुम किसी जिंदा इंसान के लिए बनी ही नहीं हो, और एलन जैसे अपनी मर्जी से, जैसे अपनी रूह से कसम खा लेती है कि वो अब हमेशा के लिए सिर्फ उसी की है। फिर एलन गार्डन में लेट जाती है। उसके जिस्म पर अजीब सी फीलिंग आती है, प्लेजर और फियर का मिक्स। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो डीमन उसका गला दबा देता है, और जब एलन उसकी असली भयानक शक्ल देखती है तो उसकी चीख पूरी रात को चीर देती है। कहानी फिर कुछ साल आगे बढ़ती है। 1838। एलन अब शादीशुदा है। उसका शौहर है थॉमस हटर। एलन उसे बताती है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था। थॉमस उसे सीने से लगाता है और कहता है, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। एलन उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। वो जल्दी में निकल जाता है। उनके घर में एक बिल्ली भी होती है, ग्रीटा, जैसे खामोश गवाह जो सब कुछ महसूस करती है। थॉमस जर्मनी के शहर विसबर्ग में रहता है और एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करता है। ऑफिस लेट पहुंचने पर उसका बॉस हेर नॉक उसे बुरी तरह डांट देता है। फिर नॉक थॉमस को एक अजीब सी डील के बारे में बताता है। एक बहुत बूढ़ा क्लाइंट जो विसबर्ग में एक घर खरीदना चाहता है। नॉक चाहता है कि थॉमस उस क्लाइंट को ग्रीनेवाल्ड मैनर बेच दे। थॉमस हैरान होता है क्योंकि वो घर तो पूरा खंडर बन चुका है। लेकिन नॉक कहता है क्लाइंट उस घर के लिए बहुत ज्यादा पैसा देने को तैयार है, बस एक शर्त है, थॉमस को खुद जाकर उस क्लाइंट से ट्रांसिल्वेनिया में मिलना होगा। थॉमस पूछता है, हम उसे यहीं बुलाकर डील क्यों नहीं कर लेते? नॉक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आती है। वो कहता है, क्लाइंट ने खुद रिक्वेस्ट की है, या तो एजेंट उसके पास आएगा या डील नहीं होगी। फिर नॉक थॉमस को लालच देता है, ज्यादा पैसा और कंपनी में परमानेंट जॉब। थॉमस थोड़ी देर सोचता है और फिर हाँ कह देता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये फैसला सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। और कहीं दूर अंधेरों में कोई पुरानी भूखी नजर एलन को अभी तक भूली नहीं होती। थॉमस पूछता है कि क्लाइंट का नाम क्या है। इस पर नॉक थोड़ी देर रुककर कहता है, काउंट ऑरलॉक। नाम सुनते ही हवा का वेट हैवी हो जाता है। थॉमस फूलों का एक गुलदस्ता लेकर घर आता है और एलन को बताता है कि उसे काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जाना होगा। एलन फूलों को देखती है और ठंडी आवाज में कहती है, तुम ये क्यों लाए हो? ये फूल मुरझाकर मर जाएंगे। फिर वो थॉमस को जाने से मना करती है और अपना एक और भयानक सपना बताती है। वो कहती है कि उसने देखा कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन थॉमस से नहीं, उसकी शादी हो रही होती है डेथ से। और जैसे ही शादी मुकम्मल होती है, वहाँ मौजूद सब लोग मर जाते हैं। उनकी लाशों से बदबू आ रही होती है। मगर इस सब के बावजूद एलन उस सपने में बहुत खुश होती है। थॉमस इस बात को लाइटली लेकर कहता है, बस एक ड्रीम था, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एलन का दिल घबरा रहा होता है। उसे लगता है कि अगर थॉमस चला गया तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। थॉमस उसे समझाता है कि उसे जाना ही होगा ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, बड़ा घर ले सके और एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसी शाम दोनों अपने अमीर दोस्त फ्रीडरिक के घर जाते हैं। फ्रीडरिक का शिपयार्ड होता है। उसकी वाइफ आना प्रेग्नेंट होती है और उनकी 2 छोटी बेटियां भी होती हैं। डिसाइड होता है कि थॉमस के सफर के दौरान एलन यहीं रहेगी। फ्रीडरिक कैजुअली थॉमस से पूछता है, किड्स की प्लानिंग की या नहीं? थॉमस जवाब देता है कि पहले वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, फिर वापस आकर फ्रीडरिक से लिया हुआ लोन भी चुका देगा। फ्रीडरिक मुस्कुराता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। रात हो जाती है।
बच्चों के सोने का टाइम होता है, लेकिन बच्चियां डर के साथ कहती हैं कि उनके कमरे में एक मॉन्स्टर रहता है। उन्हें सुलाने के लिए फ्रीडरिक और आना उनके साथ जाते हैं। इसी दौरान थॉमस एलन को अकेला छोड़कर जाने पर उससे माफी मांगता है। रात के अंधेरे में जब थॉमस सो रहा होता है, एलन चुपचाप अपने बालों का एक हिस्सा काटकर उसे एक लॉकेट में बंद कर लेती है, जैसे वो अपनी रूह का टुकड़ा थॉमस के साथ भेज रही हो। दूसरी तरफ हम नॉक को देखते हैं। वो किसी डार्क रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होता है। उसने अपने ही खून से कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये किसी और ही चीज का सौदा था। अगली सुबह थॉमस अपने सफर के लिए तैयार होता है। एलन उसे अपना वो लॉकेट देती है और कहती है, रोज मुझे लेटर लिखना। थॉमस वादा करता है कि वो भी रोज लेटर भेजेगा। फिर वो घोड़े पर सवार होता है और सफर पर निकल जाता है। कई हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद थॉमस ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाता है। रास्ते में उसे एक इन यानी छोटा सा होटल नजर आता है। वहां गिप्सीज का एक ग्रुप नाच गाना कर रहा होता है, लेकिन उनकी आंखों में खुशी से ज्यादा खौफ छुपा होता है। थॉमस इनकीपर से कहता है कि वो यहाँ एक रात रुकना चाहता है, और यहीं से उस सफर का असल अंधेरा धीरे धीरे सामने आना शुरू होता है। टॉमस इनकीपर को बताता है कि उसे काउंट ऑरलॉक के कैसल जाना है। नाम सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। इनकीपर का चेहरा जर्द पड़ जाता है और वो टॉमस को ऑरलॉक का नाम लेने से भी मना कर देता है। गिप्सीज का लीडर तो सीधा कह देता है, यहीं से वापस अपने घर चले जाओ। उस कैसल का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। लेकिन टॉमस रुकने वालों में से नहीं होता। वो इनकीपर को कहता है कि अगर वो रात यहीं रुकने दे तो वो डबल पैसे देगा। पैसे सुनते ही इनकीपर मान जाता है। रात के वक्त एक बूढ़ी औरत टॉमस के पास आती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, उस कैसल में मत जाना, उसकी परछाई भी तुम पर पड़ी तो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वो औरत टॉमस को एक छोटा सा वुडन चार्म देती है, जैसे कोई आखिरी वार्निंग हो। आधी रात को कुछ अजीब आवाजों से टॉमस की आंख खुल जाती है। वो बाहर झांक कर देखता है। गिप्सीज एक वर्जिन लड़की को घोड़े पर बिठाकर गहरे जंगल की तरफ ले जा रहे होते हैं। टॉमस चुपचाप उनका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक कब्र के पास रुक जाते हैं। कब्र के अंदर एक लाश होती है। गिप्सीज उसे वैम्पायर कह रहे होते हैं। उनका लीडर एक कील उठाता है और सीधा लाश के सीने में घुसा देता है। अगले ही पल वो लाश खून की उल्टी करने लगती है। ये मंजर देखकर टॉमस की चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग उसकी तरफ घूर कर देखने लगते हैं। इसके बाद टॉमस की आंख सीधा सुबह खुलती है। वो अपने जूतों पर नजर डालता है। उन पर मिट्टी लगी होती है। इसका मतलब ये था कि रात का वो सब कुछ सपना नहीं था। टॉमस बाहर निकलकर देखता है कि पूरा गांव खाली हो चुका है। सिर्फ लोग ही नहीं, उसका घोड़ा भी ले जा चुके होते हैं। अब टॉमस के पास कोई चॉइस नहीं होती। वो पैदल ही सफर जारी रखता है। चलते चलते वो एक सुनसान रोड पर पहुंचता है। तब अचानक एक हॉर्स कैरेज उसके पास आकर रुकती है। टॉमस देखता है कि गाड़ी को चलाने वाला कोई नहीं होता और उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। कोई भी समझदार इंसान होता तो यहीं से भाग जाता, लेकिन टॉमस अल्ट्रा कॉन्फिडेंस में उस कैरेज में बैठ जाता है। वो कैरेज टॉमस को सीधा ऑरलॉक के कैसल के दरवाजे तक ले जाती है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अंदर खड़े हुए एक आदमी पर उसकी नजर पड़ती है। ये है काउंट ऑरलॉक, जिसे दुनिया नॉस्फेराटू यानी ड्रैकुला के नाम से जानती है। टॉमस उसके पीछे पीछे कैसल के अंदर जाता है। ऑरलॉक ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, मेरे सारे सर्वेंट्स छुट्टी पर जा चुके हैं। फिर वो टॉमस को एक बड़े हॉल में ले जाता है और टेबल पर बैठकर खाना खाने का हुक्म देता है। टॉमस कहता है कि वो सुबह खा लेगा, लेकिन ऑरलॉक उसकी बात इग्नोर कर देता है। साथ ही वो सख्ती से कहता है, यहाँ मुझे माय लॉर्ड कहकर बुलाया जाता है, यही हमारी ट्रेडिशन है। ऑरलॉक की आवाज हद से ज्यादा डरावनी होती है। उसके नेल्स बहुत लंबे होते हैं और उसकी पूरी अपीयरेंस से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक चलती फिरती मौत है। ये सब देखकर थॉमस पूरी तरह से हिल चुका होता है। वो काउंट ऑरलॉक से पूछता है कि रास्ते में उसने कुछ जिप्सीज को स्ट्रेंज रिचुअल्स परफॉर्म करते देखा था। ऑरलॉक ठंडी और बेपरवाह आवाज में जवाब देता है, वो लोग बस फालतू के रिचुअल्स कर रहे होंगे। तुम जैसे जवान लड़के को ये सब सुपरस्टिशन ही लगेगा, इसीलिए बेहतर है कि इस बारे में अपना मुंह बंद रखो। खाने के दौरान थॉमस जब ब्रेड काट रहा होता है तो उसका अंगूठा कट हो जाता है। खून देखते ही ऑरलॉक की आंखें अचानक चमक उठती हैं। उसी वक्त थॉमस नोटिस करता है कि टेबल पर रखी हुई छोटी सी स्टैच्यू की गर्दन अपने आप हिल रही होती है और ऑरलॉक धीरे धीरे थॉमस के और करीब आने लगता है। ये देखकर थॉमस का दिल बुरी तरह घबरा जाता है। सुबह जब थॉमस उठता है तो ऑरलॉक कहीं नजर नहीं आता। पूरा कैसल और भी ज्यादा वीरान और खंडर जैसा लग रहा होता है।
थॉमस अपनी बॉडी पर नजर डालता है। उसे लगता है जैसे रात को किसी ने उसे काट लिया हो। वो खुद को तसल्ली देता है कि शायद चूहों ने काट लिया होगा, लेकिन सच ये होता है कि रात के अंधेरे में ऑरलॉक उसका खून पी चुका होता है। और जैसे कि हम जानते हैं, वैम्पायर्स दिन के वक्त बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए सुबह ऑरलॉक का कहीं नामो निशान नहीं होता। रात होते ही ऑरलॉक दोबारा थॉमस के सामने आता है। वो घर खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर देता है और थॉमस को भी साइन करने के लिए कहता है। थॉमस जब कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो उसे एहसास होता है कि उस पर किसी अनजान जुबान में कुछ लिखा हुआ है। ऑरलॉक कामली कहता है, ये मेरे एंसेस्टर्स की लैंग्वेज है। तब ऑरलॉक की नज़र थॉमस के लॉकेट पर पड़ती है। वो पूछता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ ने दिया है? थॉमस हाँ कहता है। ऑरलॉक लॉकेट मांगता है और उसे हाथ में लेकर गहरी सांस के साथ सूंघने लगता है, जैसे किसी भूखे जानवर को अपनी शिकार की खुशबू मिल गई हो। फिर वो थॉमस से कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। साथ ही वो उसे गोल्ड कॉइन से भरी हुई एक पोटली दे देता है। सोने के सिक्के देखकर थॉमस बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, ये जाने बगैर कि उसमें असल में क्या लिखा है। ऑरलॉक कॉन्ट्रैक्ट पर सील लगाता है और कहता है, अब हम पड़ोसी बन चुके हैं। अब थॉमस के लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका होता है। वो ऑरलॉक से कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। उसे बुरे सपने आ रहे हैं और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। ऑरलॉक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बीमारी के वक्त सफ़र करना सुकून देता है, तुम्हें यहीं रहकर आराम करना चाहिए। थॉमस फिर भी जाने पर जिद करता है। इस बार ऑरलॉक का लहजा बदल जाता है। वो गुस्से में हुक्म देता है कि थॉमस यहीं रहेगा और साथ ही वो लॉकेट भी वापस नहीं करता। अगली सुबह थॉमस कैसल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाज़ा बंद होता है। आखिर उसे एक छोटा सा दरवाज़ा मिलता है। वो एक पत्थर उठाता है और ताला तोड़ देता है। उस कमरे के अंदर एक बड़ा सा कॉफिन रखा होता है। जैसे ही थॉमस उस कॉफिन के करीब जाता है, यहीं से कहानी और ज़्यादा डार्क, टेरिफाइंग और सुपरनैचुरल हो जाती है। जैसे ही थॉमस इस कॉफिन का ढक्कन उठाता है, अंदर का सीन देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उस कॉफिन के अंदर काउंट ऑरलॉक सो रहा होता है, लेकिन उसका जिस्म आधा सड़ चुका होता है। उसकी बॉडी में कीड़े, चूहे और घिनौनी चीजें रेंगी हुई होती हैं, जैसे वो जिंदा लाश हो या फिर मौत खुद। थॉमस गुस्से और डर के मिक्स में एक कुल्हाड़ी उठाता है और सोचता है कि इसी वक्त ऑरलॉक को खत्म कर दे। लेकिन तभी रात हो जाती है और जैसे ही अंधेरा छाता है, ऑरलॉक की आंखें खुल जाती हैं। थॉमस उसे देखते ही जान बचाकर भागने लगता है। उसके पीछे पीछे 3 भूखे भेड़िए भी लग जाते हैं। उनसे बचने के लिए थॉमस एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। इधर ऑरलॉक थॉमस के दिए हुए लॉकेट को हाथ में पकड़कर उसमें बंद एलन के बालों को सूंघता है और फिर टेलीपैथी के जरिए एलन से बात करता है। तुम्हारा हस्बैंड खो चुका है, अब तुम सिर्फ मेरे सपने देखोगी। उसी पल एलन अपने घर में नींद में चलना शुरू कर देती है। इधर कैसल में ऑरलॉक थॉमस के कमरे में जाता है और उसका खून चूस लेता है। दूसरी तरफ फ्रेडरिक अपने डॉक्टर दोस्त डॉक्टर सीवर्स को बुला लेता है, क्योंकि एलन की हालत और ज्यादा अजीब होती जा रही होती है। डॉक्टर बताता है कि अगर ये कंडीशन और बढ़ गई तो एलन को बेड से बांधना भी पड़ सकता है। नींद में एलन बोलने लगती है, वो आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है। उसे शांत करने के लिए डॉक्टर उसे मेडिसिन स्मेल करवाता है और एलन बेहोश हो जाती है। अगली सुबह थॉमस होश में आता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है, भूखे भेड़िए उस पर अटैक कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए थॉमस खिड़की खोलता है और सीधा नीचे बहते हुए दरिया में कूद जाता है। इधर एलन का दिल बेचैन होने लगता है। ना थॉमस का कोई लेटर आया होता है, ना कोई खबर। ऊपर से थॉमस का बॉस नॉक भी अचानक शहर से गायब हो चुका होता है। एलन समुंदर के किनारे बैठ जाती है, जबकि पीछे फ्रेडरिक और रैना बात कर रहे होते हैं कि एलन की भौतिया बातें उन्हें डरा रही हैं। तभी अचानक एलन चीख पड़ती है और उसे भयानक दौरे पड़ने लगते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सीवर्स को अपने जूनियर से पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में एक नया पागल पेशेंट लाया गया है। ये आदमी 3 भेड़ियों को मारकर उन्हें कच्चा खा चुका होता है और जब डॉक्टर उसे देखता है तो हैरान रह जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, थॉमस का बॉस नॉक होता है। नॉक कहता है, मैं बस उस ग्रेट लॉर्ड का एक छोटा सा नौकर हूँ। डॉक्टर सीवर्स पूछता है, कौन है ये लॉर्ड? नॉक जवाब देता है, वो इन्फिनिटी है। और इतना कहकर वो एक कबूतर का सर काटकर खा जाता है। यानी अब बिल्कुल साफ हो चुका होता है कि काउंट ऑरलॉक ने नॉक को अपने कंट्रोल में ले लिया है। नॉक ये भी बताता है कि वो आ रहा है और उसके आने से इस शहर में सिर्फ कर्स और केओस फैलने वाला है। उसी रात एलन को फिर से दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर सीवर्स फ्रेडरिक को बताता है कि नॉक भी बिल्कुल एलन जैसी बातें कर रहा था।
वो आ रहा है, कोई आ रहा है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये केस नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो फैसला करता है कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उन्हें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, प्रोफेसर वॉन। और यहीं से नॉस्फेराटू का असली हॉरर और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। डॉक्टर सीवर्स कहता है कि अब इस केस के लिए प्रोफेसर वॉन फ्रांस को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पैरानॉर्मल और घोस्टली केसेस के एक्सपर्ट हैं। दूसरी तरफ हम एक नन को देखते हैं जो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही होती है। तभी उसकी नजर दरिया के किनारे पड़े हुए थॉमस पर पड़ती है। थॉमस जिंदा होता है लेकिन बेहोश। नन उसे एक होली आश्रम ले जाती है जहां कई नन्स और एक प्रीस्ट उसका इलाज शुरू कर देते हैं। उस पर होली वाटर छिड़का जाता है। थॉमस होश में आते ही जोर जोर से और लॉक चिल्लाने लगता है। ये सुनकर एक बूढ़ी नन सच बता देती है। काउंट ओरलॉक पहले सोलोमनार हुआ करता था, जो ब्लैक मैजिक का मास्टर होता है। उसके पास बारिश और तूफान लाने की पावर थी, और सबसे खौफनाक बात, डेविल खुद उसकी सोल को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए बॉडी के सड़ जाने के बाद भी वो चल फिर सकता है। थॉमस कहता है कि उसे एलन के पास जाना ही होगा, क्योंकि ओरलॉक अब उसके पीछे पड़ा है। नन्स उसे समझाती हैं कि वो यहीं रुक जाए, क्योंकि ओरलॉक इस होली आश्रम के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन थॉमस नहीं मानता। इधर हम देखते हैं एक शिप जिसका नाम है एम्पूसा। शिप के अंदर एक कॉफिन रखी होती है और उस कॉफिन के अंदर काउंट ओरलॉक लेटा होता है। ये शिप विसबर्ग की तरफ जा रहा होता है। ओरलॉक अकेला नहीं होता, उसके साथ लाखों चूहे, रैट्स भी होते हैं। टेलीपैथी के जरिए वो एलन से कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अब हमारा मिलन कोई नहीं रोक सकता। फिर वो मौसम बिगाड़ देता है, तेज हवा और तूफान लाकर शिप की स्पीड बढ़ा देता है। इधर विसबर्ग में फ्रेडरिक और डॉक्टर सीवर्स प्रोफेसर वॉन फ्रांस से मिलते हैं और उसे एलन की हालत के बारे में बताते हैं। वॉन फ्रांस कहता है, मैं जानता था वो इस शहर में किसी खास पर्पस के लिए आया है। दूसरी तरफ थॉमस भी घोड़े पर बैठकर विसबर्ग के लिए निकल पड़ता है। शिप पर कैप्टन को पता चलता है कि क्रू के 2 लोग बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। जहां जहां ओरलॉक जाता है वो अपने साथ बीमारी और दुख ले जाता है। क्रू को शिप पर चूहे दिखाई देते हैं और सब समझ जाते हैं कि ये प्लेग इन्हीं रैट्स की वजह से फैल रही है। कैप्टन ऑर्डर देता है कि बीमार लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाए, लेकिन प्लेग बाकी क्रू में भी फैलना शुरू हो जाती है। इधर विसबर्ग में प्रोफेसर वॉन फ्रांस एलन को एग्जामिन करने आता है। वो एलन से कहता है कि वो अपने बचपन के बारे में सब कुछ बताए। एलन बताती है कि उसे बचपन से अजीब विजन्स और ड्रीम्स आते थे, ऐसे सपने जिनमें उसे वो चीजें पता होती थी जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी, जैसे हर क्रिसमस पर कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है या उसकी मदर की डेथ किस दिन होने वाली है। वो अक्सर अपने फादर को जंगल या खेतों में गिरे हुए पाती थी, जैसे वो किसी अनसीन चीज को ढूंढ रहे हो, और उसके फादर भी बिल्कुल उसी तरह खोया हुआ महसूस करते थे। और यहीं से प्रोफेसर वॉन फ्रांस को समझ आ जाता है कि एलन और ओरलॉक का कनेक्शन सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं बल्कि किस्मत का हिस्सा है। बचपन में एलन इतनी अजीब थी कि धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। जब वो बड़ी हुई उसने दिल से एक विश मांगी कि कोई हो जो उसका लोनलीनेस खत्म कर दे। लेकिन उस विश के बाद जो आया वो रिलीफ नहीं था, बल्कि नाइटमेयर्स और एपिलेप्सी के अटैक्स थे। एक दिन उसके फादर ने उसे एक ऐसी हालत में पाया जिसे देखकर उन्हें लगा एलन ने कोई गुनाह कर लिया है। ये सब उस वक्त रुक गया जब एलन की जिंदगी में टॉमस आया। उसके साथ रहकर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कर्स ब्रेक हो गया हो। लेकिन फिर टॉमस का काम उसे शहर से बाहर ले गया, और जैसे ही वो दूर गया एलन के अटैक्स वापस आ गए। उसी शाम प्रोफेसर वॉन एलन को एग्जामिन करता है। उसकी आंखों की प्यूपल्स एबनॉर्मली डायलेटेड होती हैं। वॉन कहता है कि शायद एलन की सोल किसी और ही वर्ल्ड में चली गई है। इसके बाद एलन स्ट्रेंज गोस्ट लाइक बिहेवियर दिखाने लगती है। वो बार बार कहती है, वो आ रहा है, हर जगह दहशत होगी, इतनी लाशें गिरेंगी कि दफन करने के लिए जमीन भी कम पड़ जाएगी। अब वॉन समझ चुका था एलन कर्स्ड है और ये काम किसी डीमन का है। फ्रेडरिक को ये सब नॉनसेंस लगता है। वो मॉडर्न लोग हैं, डीमंस और कर्सेस पर यकीन नहीं करते। लेकिन वॉन कहता है डीमंस अक्सर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो वीक होते हैं, जैसे बच्चे या फिर मेंटली अनस्टेबल लोग, और इसीलिए वो अब नॉक्स से मिलना चाहता है, क्योंकि इस सब में उसका रोल हो सकता है। दूसरी तरफ समंदर के बीच शिप का कैप्टन और उसका जूनियर अपने डेड क्रू मेंबर्स को पानी में फेंक रहे होते हैं। जूनियर गुस्से में कुल्हाड़ी उठाता है और कहता है कि वो इस प्लेग को खत्म कर देगा। वो डेक के नीचे जाता है जहां ओरलॉक का कॉफिन रखा होता है।
जैसे ही वो कॉफिन खोलता है, अंदर सिर्फ चूहों का ढेर होता है और तब पीछे से ऑरलॉक आता है और उस आदमी की गर्दन काट लेता है। अब ऑरलॉक बिल्कुल विस्पॉक के करीब पहुंच चुका होता है। इसका असर नॉक पर भी पड़ता है। वो और ज्यादा पागल हो जाता है। वो अपने केयरटेकर को काटकर हॉस्पिटल से भाग निकलता है। इधर एलन अचानक चीखती है, वो आ गया है। वो घर से बाहर भागती है और देखती है कि टॉमस घोड़े पर बैठकर वापस आ चुका है। टॉमस बताता है कि ऑरलॉक के पास अभी भी एलन का लॉकेट है। इसी वक्त फ्रेडरिक को खबर मिलती है कि एम्पूजा शिप डॉकयार्ड पर क्रैश हो चुकी है। उस पर कोई जिंदा नहीं बचा और उस शिप से हजारों चूहे निकलकर शहर में फैल जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, ये प्लेग शिप है, अब ये बीमारी पूरे शहर में फैल जाएगी। लेकिन सच ये था कि नॉक पहले ही ऑरलॉक का कॉफिन शिप से निकाल चुका था। वो उसे रिवर के रास्ते गुरवॉल्ड मैनर ले जाता है। वहां पहुंचकर ऑरलॉक कहता है टॉमस जिंदा बच गया और नॉक सिर्फ इतना कहता है, यस माय लॉर्ड। नॉक कहता है कि वो थॉमस को मार देगा और एलन को घसीटकर आपके कदमों में लाकर गिरा देगा। इस पर ऑरलॉक ठंडी आवाज में बोलता है, एलन अपनी मर्जी से मेरे पास आएगी, उसे चुराया नहीं जा सकता। नॉक कुछ और कहने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरलॉक उसे एक लात मारकर खामोश कर देता है। सुबह होने वाली होती है तो ऑरलॉक अपने कॉफिन की तरफ लौटने लगता है और जाते जाते कहता है, अगली शाम एलन सिर्फ मेरी होगी। इधर ऑरलॉक के चूहे शहर में प्लेग फैलाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर सीवर्स और वॉन शिप पर मिली एक लाश को एग्जामिन करते हैं। उस बॉडी का सारा खून सूख चुका होता है और गर्दन पर गहरे दांतों के निशान होते हैं। उन्हें लगता है ये चूहों के निशान हैं, जबकि असल में ये ऑरलॉक के दांत होते हैं। जैसे ही रात होती है, ऑरलॉक खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालता है और पूरे शहर पर उसका काला साया फैल जाता है। थॉमस के वापस आने से एलन की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन अब थॉमस खुद ऑरलॉक के नाइटमेयर्स देखने लगा था। वहीं वॉन अब पूरी तरह समझ चुका था कि ये प्लेग कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक डीमन इसे फैला रहा है जो दुनिया से हर जिंदगी मिटा देना चाहता है। ये बुराई से भी ज्यादा ताकतवर है और इस महामारी के पीछे जो है वो कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर नॉस्फेराटू है। उसी रात ऑरलॉक एलन से मिलने उसके कमरे में आता है। एलन तुरंत पहचान जाती है, ये वही डीमन है जो उस रात उसके पास आया था। ऑरलॉक कहता है, एलन तुम भी बिल्कुल पाक साफ नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक भूख है और उसे सिर्फ मैं ही मिटा सकता हूँ। वो बताता है कि सदियों से वो अपने अंधेरे गड्ढे में सो रहा था, लेकिन एलन ने उसे पुकारकर जगा दिया। अब उन दोनों की किस्मत जुड़ चुकी है। एलन कहती है कि वो थॉमस से प्यार करती है। इस पर ऑरलॉक हंसकर कहता है, थॉमस ने तो सिक्कों की एक पोटली के लिए तुम्हें मुझे बेच दिया था। वो कॉन्ट्रैक्ट जो थॉमस ने साइन किया था असल में एलन का ही था। लेकिन फिर भी एलन को अपनी मर्जी से ऑरलॉक के पास आना होगा और अपनी किस्मत पूरी करनी होगी। जब एलन मना करती है तो ऑरलॉक गुस्से में आ जाता है। वो धमकी देता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 रातें हैं। हर उस इंसान को जिसे तुम प्यार करती हो मैं मारता जाऊंगा, और अगर तीसरी रात तक तुम मेरी नहीं हुई तो थॉमस भी नहीं बचेगा। इतना कहकर ऑरलॉक गायब हो जाता है। जब एलन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि आना को चूहे ने काट लिया था और उसकी छाती पर ऑरलॉक के दांतों के निशान भी मौजूद थे। और एलन समझ जाती है ये सिर्फ शुरुआत है। अब कहानी याद दिलाती है कि शहर के पास सिर्फ 2 रातें बाकी रह गई होती हैं और अगले ही दिन प्लेग इतनी तेज स्प्रेड करती है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए जगह खत्म हो जाती है। लोग एक एक करके मर रहे होते हैं, हर तरफ सिर्फ पैनिक। इधर दूसरी तरफ अन्ना भी बुरी तरह बीमार हो जाती है क्योंकि उसे भी लोग के काटने से इन्फेक्शन लग चुका होता है। लेकिन फ्रेडरिक अभी भी मानने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि ये सब किसी डीमन का काम नहीं बल्कि बस बड लक है। उल्टा वो एलन को मनहूस कह देता है कि जब से वो इस घर में आई है तब से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। गुस्से में आकर वो एलन और थॉमस दोनों को घर से निकाल देता है। उधर वॉन नॉक की सेल में कुछ जादू टोना और ऑकल्ट सिंबल्स देखता है। तब उसे समझ आ जाता है नॉक असल में नॉस्फेराटू यानी वैम्पायर के लिए काम कर रहा है। जब वॉन फ्रेडरिक के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि एलन और थॉमस को ऑलरेडी भगा दिया गया है। मजबूर होकर फ्रेडरिक पूछता है, इस वैम्पायर को मारा कैसे जा सकता है? वॉन जवाब देता है, हर रीजन की अलग कहानी होती है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, वैम्पायर को सुबह होने से पहले अपनी कब्र में वापस जाना ही पड़ता है। ये सुनकर फ्रेडरिक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, कोई डीमन नहीं होता, ये सिर्फ एक बीमारी है। मैं अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़ के चला जाऊंगा। इधर एलन थॉमस को एक शॉकिंग सच बता देती है कि नॉक उसका पुराना लवर था जो अब वापस आ चुका है। वो रोज उसके सपनों में आता था। फिर एलन थॉमस पर गुस्सा निकालती है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया, लेटर्स क्यों नहीं लिखे और क्यों उसे पैसों के लिए बेच दिया।
यहाँ तक कि वो कह देती है कि थॉमस कभी भी उसे उतना सेटिस्फाई नहीं कर सकता जितना नॉक करता था। ये सुनकर थॉमस का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एलन से वादा करता है कि वो नॉस्फेराटू को मार डालेगा। उधर वॉन नॉक के ऑफिस में जाकर कुछ पुरानी ऑकल्ट बुक्स ढूंढ निकालता है। उन्हें पढ़कर एक खौफनाक सच सामने आता है। नॉस्फेराटू को सिर्फ एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, अगर एक प्योर हार्टेड लड़की उससे मोहब्बत का झूठ भी करे और उसे सुबह होने तक अपने पास रोक कर रखे। तो जैसे ही सूरज की पहली रोशनी पड़ेगी, नॉस्फेराटू भी खत्म और उसके साथ पूरी प्लेग भी। लेकिन इस कुर्बानी की एक कीमत होती है, उस लड़की की जान। और फिर दूसरी रात आती है। नॉस्फेराटू अन्ना और उसकी दोनों बेटियों को मार देता है। अगली सुबह उनकी लाशें कब्रिस्तान ले जाई जाती है और शहर पर मौत का साया और गहरा हो जाता है। ड्रेक इस सबसे कम्प्लीटली टूट चुका होता है। अब वो मान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये किसी वैम्पायर का काम है। सब लोग मिलकर एक फाइनल प्लान बनाते हैं वैम्पायर को मारने का। प्लान ये होता है कि वो लोग गुरु वर्ल्ड मैनर जाएंगे और वहाँ वैम्पायर के सीने में आयरन रॉड घुसाकर उसे खत्म कर देंगे। इसी बीच वॉन चुपके से एलन को बता देता है कि लोग को सिर्फ वो ही मार सकती है। एलन को सुबह तक लोग को अपने पास उलझा के रखना होगा। एलन समझ जाती है और अपना सैक्रिफाइस देने के लिए मान जाती है। शाम के वक्त एलन अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखती है, जहाँ प्लेग से मरने वालों की लाशें उठाकर ले जाई जा रही होती हैं। थॉमस एलन के पास आता है और कहता है कि वो लोग को मार कर ही वापस आएगा। गुड बाय कहकर वो वहां से चला जाता है। एलन जानती थी कि अब वो दोनों कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। उधर थॉमस को पता चलता है कि फ्रेडरिक अभी तक आया ही नहीं। फ्रेडरिक कब्रिस्तान में होता है, अपनी फैमिली की डेथ पर रो रहा होता है। वो एना की बॉडी को गले लगा लेता है। एना प्रेग्नेंट होती है। जब थॉमस उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है, तब तक फ्रेडरिक भी प्लेग की वजह से मर चुका होता है। वॉन कहता है कि इन्फेक्टेड बॉडीज को जला देना चाहिए ताकि उनकी सोल प्यूरिफाई हो जाए, और वो लोग ऐसा ही कर देते हैं। लेकिन अब रात हो चुकी होती है। डॉक्टर कहता है कि अब तक तो नॉस्फेराटू जाग चुका होगा, पर थॉमस किसी भी कीमत पर आज ही लोग को मारना चाहता होता है। ये तीनों लोग के मैनर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर एलेन अपने बाल खोलकर लोग को अपनी तरफ बुलाने लगती है। वो कहती है कि वो उसके लिए रेडी है। थॉमस और बाकी लोग मैनर के अंदर जाते हैं, जो चूहों से भरा होता है। वो लोग कॉफिन तक पहुंचकर उसे खोलते हैं। थॉमस उसके अंदर सोए हुए आदमी के सीने में मेटल रॉड घुसा देता है, लेकिन वो नॉस्फेराटू नहीं होता, वो नॉक होता है। नॉक बताता है कि उसने अपनी सोल लोग को बेच दी थी ताकि वो इमॉर्टल बन सके, लेकिन लोग को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी फेवरेट औरत से मतलब है। ये सुनकर थॉमस समझ जाता है कि लोग एलन के पास चला गया होगा। वॉन कहता है कि इस जगह को आग लगा देनी चाहिए ताकि लोग के पास वापस आने के लिए कोई घर ही न बचे। अब थॉमस को समझ आ जाता है कि वॉन ने उसे पागल बनाकर यहाँ लाया था। उसे पहले से पता था कि लोग हमें यहाँ नहीं मिलेगा। थॉमस और डॉक्टर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और वॉन पूरे मैनर को आग लगा देते हैं। वो चिल्लाता है कि हम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते। एलन का उस नॉस्फेराटू से मिलना ही हमें इस महामारी से आजादी दिलाएगा। एलन ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और लोक उसके पास आता है। एलन कहती है कि वो अपनी मर्जी से लोक की होने को तैयार है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। लोक अपने दांत एलन की छाती में घुसाकर उसका खून पीने लगता है। थोड़ी देर बाद लोक देखता है कि सुबह होने वाली है। एलन उसका सर पकड़कर कहती है, कंटिन्यू करो। लोक जानता है कि अगर वो इस रास्ते पर चला तो उसकी मौत पक्की है। फिर भी वो एलन को मना नहीं कर पाता और खून पीना जारी रखता है। सूरज की किरणें विंडो से कमरे में आने लगती हैं। लोक सदियों बाद अपना पहला सनराइज देख रहा था। वो एलन को देखता है और समझ जाता है, फिर भी उसे गले लगाता है। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और खून लीक होने लगता है। उसके बाद वो एलन के ऊपर ही मर जाता है और इस तरह नॉस्फेराटू का खात्मा हो जाता है। थॉमस और डॉक्टर यहाँ आते हैं। तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। थॉमस एलन का हाथ पकड़ता है और वो उसकी तरफ प्यार से देखती है। फिर उसकी भी मौत हो जाती है और थॉमस उसकी आंखें बंद कर देता है। वॉन यहाँ आकर उस बेड पर फूल छिड़कता है और उस अकल्ट वाली किताब से कुछ मंत्र पढ़कर कहता है कि उस लड़की ने खुद को सैक्रिफाइस करके कर्स को तोड़ दिया और हम सबको नॉस्फेराटू की महामारी से आजाद करा दिया। इसके बाद वॉन एलन की बिल्ली ग्रीटा को अपने साथ ले जाता है और इसके साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।